सरकार के द्वारा यूपी एमएसपी वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर साइंस का अपलोड किया गया है उसका हम थर्ड अर्थात बायोलॉजी का पोर्शन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, जब मुंह द्वारा क्या किया जाता है, फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी में दुधिया हो जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ हुआ कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरीसृपों की उत्पत्ति जो है वो पक्षियों से हुई। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, कि जीव का विलोप जो है हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कोई जीवाश्म जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही मिल जाता है, कुछ गहराई पर मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह जीवाश्म भी जल्द ही कुछ ही समय पूर्व दबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जीव का विलोप जो है वो हजारों वर्ष पूर्व हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिगर दिया गया है और यहाँ से आपको सही आंसर जवाब करना है कि चित्र में भाग ए तथा ए बी और सी किस क्रम में होते हैं। तो सबसे ऊपर ये बीज बना हुआ है, बीज का सबसे ऊपरी भाग होता है ये प्रांकुर होता है। तो ए नंबर पर जहाँ पर मिल जाए प्रांकुर हो गया। ठीक है, इसके बाद में बी नंबर पर क्या बना हुआ है, बी नंबर पर बीज पत्र दिया गया है, सी नंबर पर मूलांकुर दिया गया है। ठीक है, एक चीज हमें ये भी पता होनी चाहिए कि प्रांकुर से प्ररोह तंत्र का, जबकि मूलांकुर से मूल तंत्र का विकास होता है। तो जहां पर प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर दिया गया होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जीव संरक्षण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज यानी स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण करा जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला दिया गया है जीन हमारा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। दूसरा जीन दिया गया है स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो पहले हम जीन बना लेंगे। तो जीन क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इधर क्या बन जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब जब हम क्रॉस करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी जो भी युग्मक बन रहे हैं वो गोल पीले बन रहे हैं। तो जहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा गोल पीला वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा क। ठीक है, गोल और पीले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न का कि निम्नलिखित में ए चित्र जो है वो क्या दर्शाता है। तो ए पर जो है ये अंडाशय होते हैं, 2 होते हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा स्मॉल आर स्मॉल वाई के मध्य जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जीन कैसे बनेंगे। तो चलिए हम पहले क्रॉस करवा लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर क्या है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, जीन बना लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर क्या बन जाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसका हम एक क्रॉस करवाए दे रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सभी संतानें कैसी होंगी, गोल पीली होंगी, गोल एवं कैसी होंगी, पीली होंगी। अब एक चीज और देखेंगे
कि इसमें का जो का खंड दिया गया है, का नंबर पर जो क्रॉस दिया गया है वही आपका घा वाला है। तो अगर इसमें गोल पीली होंगी, इसमें अगर गोल पीली होंगी, ठीक है, गोल पीली होंगी, तो चौथे वाले में भी क्या होंगी, गोल गोल पीली होंगी। ठीक है, अब हमारे दो आंसर हो गए। तीसरा, दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा वाला हल करते हैं क्रॉस। दूसरे पर दिया गया है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दूसरा दिया गया है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जीन बना लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। पहले को पहले से क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगी गोल पीली, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरे क्या बन जाएगी, दूसरे को दूसरे से करवाएंगे, क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगी झुर्रीदार हरी, मतलब एक गोल पीली एक झुर्रीदार हरी। और दो और बन जाएंगी जब हम अंदर वाले को अंदर वाले से कराएंगे, यहाँ पर इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये भी गोल पीली बन जाएगी। और जब बाहर वाले को बाहर वाले से क्रॉस कराएंगे तो ये भी गोल पीली बन जाएगी। मतलब देखा जाए तो सेकेंड वाले क्रॉस में 3 गोल पीली बनेगी, 3 गोल पीली होंगी और एक कैसी होगी, झुर्रीदार हरी होगी, झुर्रीदार हरी होगी। ठीक है, अगला तीसरा क्रॉस करवाते हैं। तो तीसरे क्रॉस पे क्या देगा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इधर भी क्या दिया गया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो सभी को पता है कि क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मतलब जितनी भी संतानें होंगी वो झुर्रीदार हरी प्राप्त होंगी, झुर्रीदार हरी प्राप्त होंगी। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये हमारे रंध्र बन गए, सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखा जाए ये हरित लवक हो गए इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि जो रंध्र होते हैं ये प्रायः दिन में खुले रहते हैं जबकि रात्रि में बंद रहते हैं। ठीक है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि जो है 2 दशाओं पर निर्भर करती है। एक होती है स्फीत दशा, एक होती है स्फीत दशा और दूसरी होती है स्लथ दशा। दूसरी कौन सी दशा होती है, स्लथ दशा होती है। अब देखिए होता क्या है, जब पानी सहायक कोशिकाओं से होता हुआ इन द्वार कोशिकाओं में आता है तो एक चीज़ आपको पता होगी कि जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है जबकि जो बाह्य भित्ति होती है वो अपेक्षाकृत पतली होती है। अब जब इनमें द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है तो इसके कारण क्या होता है, ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं फूल जाती हैं। फूल जब ये फूल जाती हैं तो ये स्फीत दशा में आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं, जिसके कारण जो रंध्र होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जिसके कारण रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। अब जब द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है तो ये बाहर की तरफ, चूंकि इनकी अंतःभित्ति कैसी होती है, मोटी होती है और बाह्य भित्ति क्या होती है, पतली होती है। तो इस कारण ये बाहर की तरफ फैलने लगते हैं और जब बाहर की तरफ फैलेंगे तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जैसे ही रंध्र खुलते हैं वैसे ही इसमें से पानी का उत्सर्जन हो जाता है या वाष्पन हो जाता है। और जैसे पानी का वाष्पन हो जाता है ये पुनः अपनी दशा में आ जाते हैं और इस दशा को हम स्लथ दशा कहते हैं। अर्थात रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि 2 दशाओं पर निर्भर करती है, एक होती है स्फीत दशा और दूसरी होती है स्लथ दशा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण करने हेतु कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। तो सभी को पता है कि वातावरण में जो है, हाँ, तो क्वेश्चन दिया गया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। सभी को पता है कि वातावरण में अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का नियंत्रण करना है तो हमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे धुआं निकलता है। जैसे भाई जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इनकी चिमनियों से बहुत ही हानिकारक धुआं निकलता है। तो इनकी जो चिमनियाँ होती हैं इन पर वायु प्रदूषक यंत्र लगा देने चाहिए, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा का उत्सर्जन ना होने पाए।
या जैसे जो धुएं वाले वाहन होते हैं उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो फसल होती है उसके बाद जो खरपतवार होते हैं या प्लास्टिक्स होती हैं या झिल्ली होती हैं, पॉलीथीन होती हैं, इनको जलाना नहीं चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में जो है हमें वनों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि बताइए। तो वृक्कों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जो है इसका वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वृक्क नलिका बन गई, ये अभिवाही धमनी होती है, ये अपवाही धमनी होती है, ये बोमेन संपुट है। ठीक है, तो ये जो वृक्क होते हैं, वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे हम वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं, और इसी में क्या होता है, मूत्र निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अभिवाही धमनी होती है ये अपवाही की तुलना में अधिक मोटी चौड़ी होती है। ठीक है, जिसके कारण इसमें रुधिर अधिक दबाव के साथ बहता है। अब इसमें बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का घना जाल होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस जाल कहते हैं। इसके दबाव के कारण क्या होता है कि अभिवाही धमनी से रुधिर का कुछ भाग छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है, बोमेन संपुट में आ जाता है, और इसी जो छने हुए पदार्थ होता है इसी को हम निस्संद कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्संद कहते हैं, और इसे ही हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, परानिस्संदन कहते हैं। ठीक है, तो पहला चरण हो गया हमारा परानिस्संदन। अब क्या होता है, अब ये जो छना हुआ तरल पदार्थ होता है ये बोमेन संपुट में आ जाता है। अब ये धीरे धीरे छनता हुआ यू आकार की संरचना में आ जाता है, और यू आकार की संरचना जो होती है इसका नाम होता है हेनले लूप। क्या होता है, हेनले लूप। और यहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें आवश्यक तत्व होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है, और इसी घटना को हम कहते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण। मतलब देखा जाए तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था परानिस्संदन, जिसमें क्या हुआ कि बोमेन संपुट में छनकर पदार्थ आ गया, किससे, अभिवाही धमनी से। इस क्रिया को हमने कहा परानिस्संदन। फिर क्या हुआ कि जो पोषक तत्व थे या जो आवश्यक पदार्थ थे उनका हमने हेनले लूप में अवशोषण कर लिया। इस घटना को हमने क्या कहा, इस घटना को हमने कहा चयनात्मक पुनरावशोषण। क्या कहा, चयनात्मक पुनरावशोषण कहा। ठीक है, अब क्या होता है, लास्ट हेडिंग है हमारी श्रावण। श्रावण में क्या होता है कि जो वृक्क नलिका में दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो केशिका का जाल होता है उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं या जैसे यूरिया है या यूरिक अम्ल है, ये सब पुनः उसमें स्रावित कर दिए जाते हैं, और इस क्रिया को हम कहते हैं श्रावण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि जो मूत्र होता है उसका निर्माण हो जाता है और उसे मूत्राशय के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो सभी को पता है कि मनुष्य में एक जोड़ी जो वृषण होते हैं ये प्रमुख जनन अंग होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है, जिसके कारण मनुष्य में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, जो वृषण होते हैं ये वृषण कोष में पाए जाते हैं, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है और इन्हीं के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो नर जनन तंत्र का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है पहले से ही, तो आप वहां से देख लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।